Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन स्वामी दयानंद कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आर्य समाज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. BA हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो फर्स्ट आप सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो से स्टार्ट करो, देन आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर लेना. एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को जितना हो सके ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही आप लोगों के लिए काम करते रहने के लिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट स्वामी दयानंद्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट. सो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, वॉज बोर्न इन 1824. सो आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था और इनका जन्म जो था 1824 में हुआ था. इनका ओरिजिनल नाम जो था मूल शंकर था. He led the foundation of आर्य समाज in 1875 at बॉम्बे. सो बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में. With time his doubts grew about idols in Hindu scriptures. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनके डाउट जो थे रिलेटेड टू आइडल वर्शिप, कि लोग उस टाइम पे मूर्ति पूजा करते थे, वो कॉन्सेप्ट उनकी समझ से परे थे. उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग जो है मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं. और उसके अलावा बहुत सारे हिंदू कल्चर के अंदर राइटिंग्स थी, बहुत सारे बुक्स हुआ करते थे, उनमें जो भी बातें लिखी होती थी वो बहुत बार उसे कंडेम करते थे, उसके ऑपोजिट जाते थे. द डेथ ऑफ हिज यंगर सिस्टर एंड हिज अंकल कॉज्ड हिम इंटेंस ग्रीफ. जब उनकी एक बार इंसिडेंट की बात यहाँ पे बताई गई, जब उनकी सिस्टर की या अंकल की डेथ हुई थी तो बहुत ही दुखी हो गए थे वो. दीज इंसिडेंट अरोज्ड अ कीन डिज़ायर इन महात्मा बुद्ध. और यही सारे इंसिडेंट जो हैं, और भी बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पे गिवन थे, बट मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर पैरा लिख के बताया कि जो भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुए हैं उससे क्या था, वो हिंदुइज्म से शिफ्ट होके बुद्धिज़्म धर्म की तरफ जो है डाइवर्ट हो गए. ही बिकम एन एसेटिक एट द एज ऑफ 24. जब वो 24 साल के थे वो साधु बन गए. उन्होंने सब कुछ जो है वर्ल्डली अफेयर्स और जो भी मोह माया होती है दुनिया की, वो पूरा त्याग दिया. ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट इंडिया इन हिज कैंपेन अगेंस्ट आइडल्ट्री एंड सुपरस्टिशन. उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके जो ये मूर्ति पूजा लोग करते हैं आइडल्स की, ये बिल्कुल गलत है. और जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है हिंदू धर्म के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है गलत की जाती हैं. नेक्स्ट, इसी के साथ आपने पैरा कंटिन्यू करना है. टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी. और उसके साथ साथ वो क्या चाहते थे, जो इलिटरेसी है, लोग जो है लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंट है, ये उन्होंने टोटली जो है इसको चाहा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए इंडिया से. ही इन्विसेज्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल. वो चाहते थे कि हर किसी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले. फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक पॉवर्टी ही रिक्वेस्टेड पीपल टू गिव अप सुपरस्टिशन, फॉल्स नोशंस एटसेट्रा. उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि लोगों को अंधविश्वास जैसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए. जो भी रीति रिवाज वो करते हैं वो सब गलत है. ही लेड स्ट्रेस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्वदेशी प्रोडक्ट. उन्होंने बोला लोगों को फोकस करना चाहिए साइंस, मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे. इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ही गिव्स स्लोगन गो बैक टू द वेदास. और लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जिसका मतलब था गो बैक टू द वेदास, कि वेदास में दोबारा जाओ. जो वेद में लिखे गए हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें लिखी गई हैं, आज वो फॉलो नहीं की जाती. टाइम के साथ बहुत सारे फॉल्स रिचुअल्स उसमें ऐड हो गए हैं. नेक्स्ट हेडिंग है सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने अपनी वॉइस रेज की. सबसे पहला है अपोज्ड सोशल इवल्स. ही फॉट अगेंस्ट ऑल द सोशल इवल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, लो पोजीशन ऑफ वुमेन. तो इस सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही थी उन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. सेकेंड पॉइंट है स्ट्रगल टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वुमेन. ही स्टूड फॉर वुमेन्स इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट. वो चाहते थे कि वुमेन की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले.
ही ऑल्सो एडवोकेटेड इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन इन ऑल रिस्पेक्ट। सो सोसाइटी के अंदर हर एक तरीके से वुमेन को भी इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वेद या शास्त्र पढ़ने की बात हो। वुमेन्स की जो कंडीशन है वो सोसाइटी में इम्प्रूव होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड। ही ऑल्सो मेड अपील टू द पीपल टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस एंड सेंटर फॉर विडोज। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लोग जो है अनाथ आश्रम को ओपन करें और वृद्धाश्रम ओपन करें लोगों की मदद के लिए, क्योंकि वो लोग ही सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जो बच्चे थे और जो विडोज थी उन्हीं का शोषण सबसे ज़्यादा सोसाइटी में हो रहा था। पॉइंट है अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ही रेज्ड हिज स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट द रिलीजियस एंड सोशल इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के नाम पर धार्मिक और सामाजिक इनइक्वालिटीज़ होती थी लोअर कास्ट के लोगों के साथ, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी धर्म को लेकर उन्होंने कौन सी चीज़ों के लिए जो है लोगों को अवेयर किया और चीज़ों को चेंज करने के लिए पूरी कोशिश की। फर्स्ट पॉइंट है प्रीच्ड अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड रिलीजियस इविल्स। ही लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड हु इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। अब यहाँ पर उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला भगवान सिर्फ एक ही है और वो हर जगह प्रेजेंट है, यानी ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स सबसे पावरफुल है। ओमनीसिएंट मतलब नो एवरीथिंग, यानी भगवान को सब कुछ पता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, गॉड सिर्फ एक ही है और एक ही गॉड को फॉलो करना चाहिए। ही क्रिटिसाइज्ड आइडल्ट्री, कि उन्होंने बोला मूर्तियों की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, एंड पॉलीथीज्म, कि जो हम एक से ज़्यादा भगवान की वर्शिपिंग करते हैं वो भी गलत है। ही रेज्ड हिज पावरफुल वॉइस अगेंस्ट ऑल द सुपरस्टिशन। तो हिंदू समाज के अंदर जो भी अंधविश्वास थे उन सबको लेके उन्होंने लोगों को अवेयर किया। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन देम फॉर इट्स रिच एंड ग्लोरियस पास्ट। उन्होंने जो वेदास है उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताई और ये बोला कि लोगों को गर्व होना चाहिए अपने पास्ट पे कि इंडिया का इतना रिच और पावरफुल इतिहास रहा है जिसमें हमने वेदास दिए हैं पूरी दुनिया को। और वेदास जो है एक अल्टीमेट नॉलेज हैं जो एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड पॉइंट फाउंडेशन ऑफ द आर्य समाज। हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रिलीजियस फील्ड वॉज अ फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज इन 1875। और सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका स्वामी दयानंद सरस्वती का वो क्या है, आर्य समाज की स्थापना करना, जो उन्होंने बॉम्बे में 1875 में की थी। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ही डिड नॉट कन्फाइन हिमसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स बट ऑल्सो अवेकन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग हिज कंट्रीमैन। सो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिर्फ धार्मिक, सामाजिक और एजुकेशनल रिफॉर्म्स ही नहीं किए बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी ठीक करने के लिए लोगों को अवेयर किया। उन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू द वेदास इन ऑर्डर टू ब्रिंग नेशनल यूनिटी, ताकि लोग जो है यूनाइटेड रहे, उन्हें समझ आए कि हम सबका पास्ट जो है कितना ग्लोरियस और कितना रिच था। स्वामी दयानंद अर्ज्ड अपॉन ऑल द इंडियंस टू अडॉप्ट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने सभी इंडियंस को ये रिक्वेस्ट की कि आपको हिंदी को अडॉप्ट करना चाहिए और इसे अपनी मातृभाषा बनानी चाहिए। ही रेंडर्ड सेल्फलेस एंड द मेरिटोरियस सर्विसेज नॉट ओनली टू हिज कंट्रीमैन बट ऑल्सो टू द होल मैनकाइंड। उन्होंने जो उस टाइम पे सेल्फलेस सर्विसेज दी थी वो सिर्फ उनके कंट्रीमैन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और उनके जो रिफॉर्म्स थे वो मिरेकल की तरह काम किए, लोगों ने उनकी बात सुनी और लोग अवेयर भी हुए। नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ वैदिक नॉलेज। ही डिजायर टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिच एंशियंट कल्चर, दैट इज वाई ही गिव स्लोगन गो बैक टू द वेदास। अब वो चाहते थे कि जो इंडियंस थे उन्हें वैदिक नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्लोगन भी दिया गो बैक टू द वेदास, कि हमें जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वेदास की अब वो दोबारा से पढ़नी चाहिए। Second point, against English system of education. Swami Dayanand knew that the system of education introduced in India by Lord Macaulay in 1835 was not a means to preserve the religion and the culture of India. स्वामी दयानंद सरस्वती को ये समझ आ चुका था जो ब्रिटिशर्स ने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, जो लॉर्ड मैकॉले ने किया था 1835 में, वो इंडियंस के धर्म और कल्चर को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करने
करने के लिए है। इट वॉज meant टू टर्न इंडियंस इंटू इंग्लिश मैन। उस सिस्टम से जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश मैन बनेंगे, उनके सर्वेंट्स बनेंगे, उनके ऑफिसर्स में काम करने वाले पर्सन। एंड टू प्रोड्यूस एजेंट्स एंड सर्वेंट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ताकि वो लोग जो है अपने ब्रिटिश एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग कर सकें इंडिया में। सो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के टोटली खिलाफ थे। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन फॉर ऑल। ही एडवोकेटेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। वो स्टार्टिंग से ये कह रहे थे कि सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ही फेवर्ड एजुकेशन फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड एंड कास्ट। बिना किसी जाति रंग भेद के हर किसी को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट उनके लिए कैसे काम कर रही है। इवन द शूद्रास एंड द वुमेन्स वर वेलकम। इवन जो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड क्लास थी उस टाइम पे, जो शूद्र थे, जो वुमेन थे, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए सोसाइटी में और वो फ्री होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक। ही लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की, साथ की साथ वैदिक नॉलेज की भी। उन्होंने बोला वैदिक नॉलेज तो हमें लेनी चाहिए, साथ की साथ वेस्टर्न एजुकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ब्रिटिशर्स हमें अपना सर्वेंट और गुलाम ना बना पाए। ही इवन फेवर्ड हिज कंट्री मैन गोइंग अब्रॉड इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। इवन उन्होंने अपने कंट्री मैन से रिक्वेस्ट किया कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज गेन करनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको बाहर फॉरेन कंट्री में भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जितनी हो सके आपको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। Question number 10, describe origin and growth of the Arya Samaj movement with special reference to its contribution in the socio-religious, educational and political field. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज मूवमेंट वॉज लेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 एट बॉम्बे। ही स्प्रेड अ क्लोज नेटवर्क ऑफ आर्य समाज ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। सो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 बॉम्बे में। और उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज की जो टीचिंग्स थी वो स्प्रेड की, लोगों को अवेयर किया। द मिशन ऑफ द आर्य समाज वॉज टू अवेकन इंडिया। अब इसका मिशन क्या था कि जो इंडियंस हैं उनको अवेयर किया जाए, उन्हें नॉलेज दी जाए। टू रियलाइज इट्स रिच एंड ग्लोरियस हेरिटेज बाय स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू द वैदिक लोर विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। और ये भी लोगों को रियलाइज़ करवाना कि उनका जो इतिहास है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें वेदास जो हैं, जो अल्टीमेट सोर्स है नॉलेज के, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ह्यूमन की डेवलपमेंट में। इट टेंड्स टू ट्रांसफॉर्म ऑल पीपल इनटू आर्यास। वो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो सब आर्यास में कन्वर्ट हो जाएं। फिजिकली एंड स्पिरिचुअली डेवलप्ड, कि लोग फिजिकली और स्पिरिचुअली भी डेवलप्ड हो रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ गॉड। मेंटली एंड मोरली अपलिफ्टेड, मटीरियली प्रॉस्परस, कि जितनी भी चीज़ें उन्हें चाहिए ज़रूरत की सिर्फ उतनी ही हो, उसके ज़्यादा उन्हें नॉलेज या सामान जो है गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनली एंड इंटरनेशनली यूनाइटेड। सो आर्य समाज एक ऐसी मूवमेंट थी जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था लोगों में वेदास की नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। फर्स्ट पॉइंट है गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, कि गॉड ही प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज के। सेकेंड पॉइंट, गॉड इज़ फॉर्मलेस, गॉड की कोई भी फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द आर्यंस टू रीड वेदास, कि जितने भी आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं, जो आर्यस हैं, उन सबको वेद्स की रीडिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, हमेशा सच को एक्सेप्ट करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, द प्राइमरी एम ऑफ द आर्य समाज इज़ टू डू गुड फॉर ऑल, और मेन उद्देश्य हमेशा आर्य समाज का क्या होना चाहिए कि लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करना है। सिक्स्थ पॉइंट, वी शुड ट्रीट ऑल द पीपल विद लव, हर किसी को प्यार से जो है ट्रीट करना है, उनकी मदद करनी है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। सेवन्थ पॉइंट, वी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, और हमेशा लोगों के वेलफेयर की बात करनी है, उनके डेवलपमेंट की बात करनी है। नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रीब्यूशन इन सोशल फील्ड, कि जो आर्य समाज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है सामाजिक तौर पर। फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ ऑर्फनेजेस,
ओल्ड एज होम्स एंड विडो होम्स। उन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम जो है वो ओपन किए थे उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट, द आर्य समाज प्रोवाइड सर्विसेज ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड अर्थक्वेक्स। जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर आता था या एपिडेमिक्स आती थी तो आर्य समाज के लोग लोगों की जरूर मदद करते थे। थर्ड पॉइंट, आर्य समाज स्ट्रांगली सपोर्टेड सोशल इक्वालिटी एंड वर्कड हार्ड टू अबॉलिश कास्ट रिस्ट्रेंट्स एंड डाउरी सिस्टम अमंग द हिंदूज। आर्य समाज के लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए और उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि कास्ट सिस्टम जो है सोसाइटी से ख़त्म हो जाए और जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा होती है हिंदूज में, उसको भी ख़त्म किया जा सके। फोर्थ पॉइंट, इट वर्कड फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रेजिंग देयर मैरिजेबल एज। और उसके साथ साथ उन्होंने जो वुमेन है उसकी कंडीशन को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत वर्क किया। उनकी जो मैरिज की एज थी उसको भी इंक्रीज करवाया, बिकॉज एट दैट टाइम चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा की जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रीब्यूशन इन रिलीजियस फील्ड। सबसे पहला पॉइंट है आर्य समाज लेड अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन द टीचिंग ऑफ द वेदास। तो आर्य समाज ने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस दी थी वेद्स को और उन्होंने स्लोगन भी दिया था गो बैक टू द वेदास, कि हमें वेदास जो है वेद दोबारा से पढ़ने चाहिए और यही अल्टीमेट सोर्स है नॉलेज का। सेकेंड पॉइंट, द आर्य समाज वॉज नॉट इन फेवर ऑफ आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। रेज्ड इट्स पावरफुल वॉइस अगेंस्ट ऑल सुपरस्टिशन। सोसाइटी के अंदर जितने भी अंधविश्वास और गलत रिचुअल्स, रीति रिवाज करवाए जाते थे, उन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। थर्ड पॉइंट, इट एडवोकेट संध्या, वर्शिप ऑफ गॉड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उन्होंने संध्या की बात कही कि हमें भगवान की वर्शिपिंग करनी चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग में। फोर्थ पॉइंट है प्रीच द आइडल ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड, कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। फिफ्थ पॉइंट, आर्य समाज लॉन्च्ड अ सत्याग्रह फॉर रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था ताकि जितनी भी धार्मिक चीज़ें गलत करवाई जा रही हैं उन सबसे लोगों को फ्रीडम मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशनल फील्ड। सबसे पहला पॉइंट है वैदिक स्कूल्स। स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश गुरुकुल वैदिक स्कूल्स विच एम्फसिस्ड वैदिक वैल्यूज, सत्य एंड सनातन धर्म। अब उस टाइम पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल स्टार्ट किए थे, यानी वैदिक स्कूल स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैदिक वैल्यूज़ को दी गई थी, सत्य ट्रुथ को दी गई थी और सनातन धर्म को। द स्कूल्स गिव सेपरेट एजुकेशन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेपरेटली एजुकेशन दी जाती थी बेस्ड ऑन एंशियंट वैदिक प्रिंसिपल, जैसे कि एंशियंट वैदिक प्रिंसिपल्स में कहा गया था। द फर्स्ट वैदिक स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट फर्रुखाबाद इन 1869। तो फर्स्ट जो था वो फर्रुखाबाद में ओपन किया गया था वैदिक स्कूल 1869 में। नेक्स्ट हेडिंग है ओपनिंग ऑफ डीएवी स्कूल्स, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। इन 1886 आर्य समाज एस्टैब्लिश द फर्स्ट डीएवी स्कूल एट लाहौर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा हंसराज। सो 1886 में आर्य समाज ने पहला डीएवी स्कूल ओपन किया था लाहौर में, किसकी लीडरशिप के अंडर? महात्मा हंसराज। ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्कूल्स वर टू इनकरेज एंड इम्प्रूव द स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर। अब इन स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों खोले गए थे ये डीएवी स्कूल्स? ताकि बच्चों को जो है इंडियन लिटरेचर की नॉलेज दे सके हम लोग। टू इनकरेज स्टडी ऑफ क्लासिकल संस्कृत एंड वेद, और साथ के साथ क्लासिकल संस्कृत और वेद्स की नॉलेज दी जा सके स्टूडेंट्स को। टू इनकरेज स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंसेस, संस्कृत और वेद के साथ साथ जो मॉडर्न साइंसेस है, जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसकी नॉलेज भी बच्चों को दी जाए। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डीएवी स्कूल्स जो हैं उस टाइम पर आर्य समाज ने ओपन किए थे इंडिया में। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पॉलिटिकल फील्ड। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन स्वदेशी मूवमेंट। लाला लाजपत राय, दूनी चंद एंड अदर एक्टिविस्ट ऑफ दिस मूवमेंट पॉपुलराइज स्वदेशी गुड्स, यानी कि भारत के बनाए हुए प्रोडक्ट्स जो हैं उस टाइम पर इंडियंस को यूज़ करने चाहिए, उसके लिए स्वदेशी मूवमेंट में आर्य समाज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सम प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स वर मुरलीधर, सरदार भगत सिंह, मदन लाल खुराना एंड अजीत सिंह। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो आर्य समाज के मेंबर्स थे और उन्होंने इंडिया में जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, लोगों को अवेयर करने के लिए कि इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज़। न्यूज़पेपर सच एज द हिंदुस्तान, आर्य गैजेट, द स्वराज्य, द केसरी एटसेट्रा हाईलाइटिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ गिव राइज टू नेशनलिज्म इन द डीएवी स्टूडेंट्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे शुरू किए गए थे ताकि
जो भी आइडियाज़ है नेशनलिज्म से लेके कि इंडिया यूनाइट होना चाहिए और इंडियंस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो सारे आइडियाज़ अलग अलग न्यूज़पेपर में उन्होंने पब्लिश किए थे और इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स को। थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयर लव फॉर इंडिया मेड इट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सस्पेक्ट इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। जितने भी डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो अपने कंट्री से लव करते थे, इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स को वो लोग कभी भी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि हमेशा वो लोग जो थे मूवमेंट्स लॉन्च करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें हेट करते थे। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑर्डर फॉर लाठी चार्ज ऑन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ द डीएवी कॉलेज लाहौर, डीएवी कॉलेज लाहौर जो था वहाँ पर एक बार ऑर्डर भी दिया गया था लाठी चार्ज करने का स्टूडेंट्स और टीचर्स पे। दे ऑल्सो गिव ऑल पॉसिबल हेल्प एंड सपोर्ट टू द कमेटी सेटअप बाय द कांग्रेस टू इंक्वायर इनटू द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ 1919। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था अमृतसर के अंदर, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी लोगों पर, तो उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई थी चेक करने के लिए कि जितने लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है और जो भी जनरल डायर ने किया है वो गलत किया, उसके लिए कमेटी बैठी थी। तो उसमें भी आर्य समाज के लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया था। फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया के अंदर जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स हुई थी उस सब में आर्य समाज के लोगों ने सपोर्ट किया था और उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैनी नेशनलिस्ट लीडर्स सच एज लाला मुरलीधर, धूनी चंद, नानक चंद पंडित, Jagat Narayan were also members of the Arya Samaj. Many teachers and students associated with DAV institution actively participate in the Indian national movement. और आर्य समाज के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे वहाँ पर बच्चों को अवेयर किया जाता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स क्रुएलिटीज़ करते हैं इंडियंस पे। तो इसीलिए जब भी मूवमेंट हुई तो स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डीएवी स्टूडेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, वॉलंटरी अरेस्ट थ्रू आउट इंडिया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट था जिसने भारत को आज़ादी दिलाई ब्रिटिशर्स से, और इसमें गांधी जी ने भी स्लोगन दिया था डू और डाई का। डीएवी स्टूडेंट्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, जितनी भी स्ट्राइक्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, धरने हुए, सब में पार्टिसिपेट किया आर्य समाज के लोगों ने, ताकि भारत को आज़ादी मिल सके ब्रिटिशर्स से। Now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end. इससे आपका आंसर जो है conclude हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप एंड में रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.